कहानी का नरेटर एक लड़के के बारे में बात करता है जिसका नाम साहिब है। वह एक कबाड़ इकट्ठा करने वाला लड़का है जिसे नरेटर हर सुबह देखती है। उससे बात करने पर पता चलता है कि वह बहुत समय पहले ढाका से आया है। उसकी माँ के अनुसार उनका घर तूफानों के कारण बह गया था, इसलिए वे यहाँ आजीविका के लिए आए। नारेटर साहिब से पूछती है कि क्या वह स्कूल नहीं जाता। साहिब बताता है कि उसके मोहल्ले में कोई स्कूल नहीं है। तब नारेटर उसे वादा करती है कि वह एक स्कूल खोलेगी और वह वहां आ सकता है। साहिब का चेहरा खुशी से चमक उठता है। कुछ दिनों बाद साहिब नरेटर से मिलता है और पूछता है कि क्या उसका स्कूल तैयार हो गया है। यह बात सुनकर नरेटर को एहसास होता है कि ऐसे वादे गरीब बच्चों को बार बार किए जाते हैं, लेकिन उन्हें कभी पूरा नहीं किया जाता। नरेटर फिर बताती है कि अत्यधिक गरीबी में रहने वाले बच्चे कैसे जीवन जीते हैं। वह कहती है कि सड़कों पर नंगे पांव चलने वाले बच्चों को परंपरा का बहाना दिया जाता है, लेकिन उसे लगता है कि यह परंपरा नहीं, बल्कि गरीबी को छुपाने का तरीका है। वह एक और घटना याद करती है, जहां उड़ीसी का एक आदमी बताता है कि बचपन में वह मंदिर में जूते के लिए प्रार्थना करता था। 30 साल बाद जब नारेटर वहां गई, तो उसने एक लड़के को जूते पहने देखा। उनकी प्रार्थनाएं पूरी हुई थीं। साहिब के बारे में और जानकारी देते हुए नारेटर सीमापुरी के बारे में बताती है। यह दिल्ली के पास एक जगह है जहां 1971 में बांग्लादेश से आए कबाड़ इकट्ठा करने वालों ने बसेरा बनाया। उन्हें कोई पहचान या राशन कार्ड के अलावा कोई दस्तावेज नहीं मिला। उनका जीवन कबाड़ इकट्ठा करने पर आधारित है। 1 रुपए या 10 रुपए का नोट मिलना साहेब के लिए बड़ी उपलब्धि है। एक दिन नारेटर ने साहेब को टेनिस के जूते पहने देखा। एक जूते में छेद था, लेकिन उसे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि यह उसका सपना था। बाद में नारेटर ने साहेब को एक चाय की दुकान पर काम करते देखा। उसे 800 रुपए और 2 टाइम का खाना मिलता था। जब उससे पूछा गया कि क्या वह अपनी नई नौकरी से खुश है, तो वह उदास लगा। उसकी आजादी चली गई थी और उसके हाथ में एक स्टील का डिब्बा था जो उसके पुराने प्लास्टिक के बैग से भारी लगता था। इस अंश में फिरोजाबाद के चूड़ी बनाने वालों की कहानी है। मुकेश, एक युवा लड़का, नरेटर को अपने घर ले जाता है। वहां उसे देखते हैं कि लोग बिना हवा और रोशनी के उच्च तापमान वाले भट्टियों के पास काम करते हैं। यहाँ बच्चों को काम करना गैर कानूनी है, लेकिन कोई इसकी परवाह नहीं करता। चूड़ी बनाने का काम एक विशेष जाति के लोगों का है, जो इस कला को पीढ़ियों से अपने बच्चों को सिखाते आए हैं, लेकिन बावजूद वे गरीबी में जीते हैं। मुकेश के परिवार के पास एक पूरा घर भी नहीं है। वे रोज 3 वक्त का खाना भी नहीं खा पाते। जब उनसे पूछा गया कि क्यों नहीं सहकारी समिति बनाते, तो उन्होंने कहा कि पुलिस और मध्यस्थों का डर है। उनके पूर्वजों ने इन लोगों के जाल में फंसकर जीवन गुजारा और अब ये लोग भी उसी का भुगतान कर रहे हैं। मुकेश का सपना है कि वह एक मोटर मैकेनिक बने। नारेटर उसकी आंखों में विद्रोह की चिंगारी देखती है। जब उससे पूछा गया कि क्या वह पायलट बनना चाहेगा, तो वह शर्माता है और कहता है कि वह एक मोटर मैकेनिक बनने का सपना देखता है। हवाई जहाज चलाना उसके लिए दूर की बात है। लॉस्ट स्प्रिंग कहानी यह दिखाती है कि हम अपने साथी मनुष्यों के लिए एक दमन और शोषण का चक्र बनाते हैं, जो समाज में आर्थिक और सामाजिक असंतुलन पैदा करता है। जब एक वर्ग के लोग मानवाधिकारों का आनंद लेते हैं, तो दूसरे वर्ग के लोग गरीबी और भय के शिकार होते हैं। सबसे बड़ा नुकसान उन बच्चों को होता है जो शिक्षा, कपड़े, घर और भोजन जैसे मूल अधिकारों से वंचित रहते हैं। ये बच्चे बड़े होकर एक और पीढ़ी के गरीब और अशिक्षित बच्चों को जन्म देते हैं, जो इसी चक्र में फंसे रहते हैं। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि गरीबी और शोषण के चक्र को तोड़ने के लिए हमें बच्चों के अधिकारों और शिक्षा पर ध्यान देना चाहिए। इन बच्चों को सपने देखने और उन्हें पूरा करने का मौका देना चाहिए, ताकि वे अपने जीवन को बदल सके